Hello guys, welcome to Study IQ. So दोस्तों today we are going to talk about a topic which in my opinion is one of the most neglected topic as far as modern Indian history is concerned. And yes, we are going to talk about women or role of women in the national struggle. दोस्तों अगर हम लोग देखें तो एंशियंट टाइम पीरियड से लेके मीडिएवल टाइम पीरियड में रोल ऑफ द वुमन जो है ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया है. अगर हम देखते हैं तो वुमन का डिक्लाइनिंग प्लाइट एवर सिंस द टाइम पीरियड ऑफ द ऋग्वेदा, या फिर अगर ऋग्वेदा की हम बात करते हैं तो ब्रह्मवादीन वाला कंसेप्ट हो सकता है. फिर एंशंट एज वेल एज मीडिएवल इंडिया की कुछ फेमस लोकल क्वीन हो सकती है, जैसे क्वीन डिड्डा कैन बी देयर, क्वीन चिन्नम्मा कैन बी देयर. तो ऐसे मल्टीपल क्वीन जो है इनके भी रोल हाईलाइट किए गए हैं. रानी पद्मावत का स्टोरी तो आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा. बट वंस वी कम इन टू मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्न इंडिया में हम लोगों को जो है ज़्यादा रोल जो है मेल डोमिनेटेड सेक्शन का ही दिखाई देता है. मेजॉरिटी ऑफ द लीडर ये हमेशा हमको मेल ही दिखाई जाते हैं. एंड वुमन का जो रोल है इट इज़ ऑफन बिन निगलेक्टेड फ्रॉम द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. एंड इसी के ऊपर आई थॉट ऑफ मेकिंग अ गुड कंटेंट वाला वीडियो. हम लोगों को आज वीडियो में देखना है कि एग्जैक्टली व्हाट वाज द रोल दैट वाज परफॉर्म बाय वुमन इन द नेशनल मूवमेंट. एक रफली 8 से 10 पॉइंट जो है आई एम गोइंग टू गिव यू. You can utilize it for the exam purpose also, and in general parlance also you can basically utilize this point to enter into any kind of the fruitful discussion, not into ugly discussion. उसमें हम लोगों को नहीं जाना है. And thereafter we are also going to see कि एग्जैक्टली वुमन का इतना ज़्यादा रोल होने के बावजूद मॉडर्न इंडिया के जो मेन स्ट्रीम टेक्स्ट बुक है उसमें वुमन का रोल कभी हाईलाइट क्यों नहीं किया जाता. देयर मस्ट बी सर्टन रीज़न, देयर मस्ट बी सर्टन पॉलिटिक्स बिहाइंड इट. एंड इसी के ऊपर वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट. यही दो सेक्शंस के ऊपर हमको देखना है कि पहले वुमन का रोल क्या रहा है नेशनल मूवमेंट में, एंड आफ्टर व्हाई वुमेन्स रोल इन द नेशनल मूवमेंट या फिर मॉडर्न इंडिया इज ऑफन बिन निगलेक्टेड. तो एक एक करके जो है इसको चालू कर. तो ऑब्वियसली सबसे पहले वी हैव टू बेसिकली टॉक अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द वुमेन सेक्शन टुवर्ड्स द नेशनल मूवमेंट. एंड फिर मल्टीपल कॉन्ट्रीब्यूशन वुमेन का जो हम लोगों को नेशनल मूवमेंट में दिखाई देता है. सबसे पहले कंट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वुमेन जो है दे हैड ऑलवेज सेट प्रेसिडेंट इन द नेशनल मूवमेंट. प्रेसिडेंट का मतलब होता है दिस आर सर्टन एग्जाम्पल्स जो नेशनल मूवमेंट में हमेशा हाईलाइट किए गए हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग पीपल ऑन टू द रोड, कि अगर वुमेन अंग्रेज़ों के खिलाफ जा सकती है तो आप क्यों नहीं जा सकते. वन ऑफ द अर्लीस्ट टेक्स्ट बुक जो हम लोग नेशनल मूवमेंट में देखते हैं जो रोल ऑफ वुमेन के बारे में बात कर रहा है, इट इज़ ऑब्वियसली रफली अराउंड 1884 में लिखा गया एक बुक है जिसका नाम बेसिकली देवी चौधरानी. देवी चौधरानी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट बुक माना जाता है. देवी चौधरानी इज़ अ बुक दैट वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी. बंकिम चंद्र चैटर्जी को आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी बोल सकते हो. ब्रिटिशर्स कुड नॉट प्रोनाउंस चैटर्जी, तो चैटर्जी को उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कर लिया. इनफैक्ट बंकिम चंद्र चैटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय इन्होंने ही रिसेंटली मतलब 2 साल पहले 1882 में आनंद मठ भी लिखा हुआ था. एंड इन आनंद मठ ऑल्सो जो उन्होंने सन्यासी रिबेलियन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ वॉरेन हेस्टिंग हुआ था उसमें रोल ऑफ द वुमन को काफ़ी इलेबोरेटली हाईलाइट किया है. 1880s का जो टाइम पीरियड है वो वुमन अपलिफ्टमेंट में काफ़ी लैंडमार्क टाइम पीरियड माना जाता है. एंड इवन नेशनल लीडर ऑफ दैट पीरियड ऑफ द टाइम वांटेड वुमन टू एंटर इनटू द नेशनल मूवमेंट. एंड दैट्स वाई फिर ये वाला बुक जो है हमेशा लैंडमार्क माना जाता है, दैट इज़ देवी चौधरानी. नाउ देवी चौधरानी जो है शी वॉज अ डकेत, एंड एज अ डकेत उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है प्रीवियस टाइम पीरियड में ड्यूरिंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाइट दे के रखी थी. तो वो फाइट एग्जैक्टली कैसे रही है, देवी चौधरानी की पर्सनल लाइफस्टाइल कैसी रही है, एंड व्हाई शी इज़ कंसिडर्ड एज अ फीमेल रॉबिन हुड इन आवर कंट्री, इसके ऊपर जो इन्होंने हाईलाइट करके रखा हुआ था. ऑब्वियसली ये बुक वन ऑफ द अर्लीस्ट लिटरेचर रहा है जहाँ पे हम लोगों ने वुमन का नाम इस्तेमाल करना चालू किया इन ऑर्डर टू ब्रिंग मोर एंड मोर पीपल एट द ग्राउंड लेवल. वैसे अगर हम लोग बात करते हैं देन ऑब्वियसली सबसे फेमस बुक तो आपको पता ही होगा कि रफली अराउंड 1910 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये वाला जो बुक है ये स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर ने रिलीज़ करके रखा हुआ था. तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाला जो बुक है ये बुक में ऑब्वियसली झांसी की रानी के बारे में बात करके रखी हुई थी. एंड फिर झांसी की रानी जो है खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी की वो रानी थी. तो ऑब्वियसली ये वाली जब आप स्टेटमेंट यूज़ करते हो एंड आफ्टर आप झांसी की रानी का ग्लोरिफिकेशन करते हो कि उन्होंने एक वैलियंट फाइट दे के रखी थी, ऑब्वियसली दैट फाइट वॉज इंडीड वैलियंट. अगर हम लोग देखें तो फिर कैप्टन रोज़ जिन्होंने झांसी की रानी को हरा के रखा था उन्होंने प्रेज भी किया था झांसी की रानी का कि शी इज़ द ओनली मैन अमॉन्ग द ऑल बैटल फील्ड वॉरियर दैट इज़ प्रेजेंट इन ग्वालियर.
तो ऑब्वियसली इट वॉज अ वेरी ह्यूज प्रेज बैक देन वी कैन से दैट। बट फिर झांसी की रानी का भी नाम जो है आपने इस्तेमाल किया, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर डिस्कसिंग ना, कि अगर इतना बड़ा रोल इनका रहा है देन व्हाई दिस पर्टिकुलर वुमन आर ऑफन बिन निग्लेक्टेड। तो आप देखोगे यहाँ पे कि प्रेसिडेंट जो है, मतलब आपको जो पुराने एग्जाम्पल लगते हैं इन ऑर्डर टू इनकलकेट नेशनलिज्म अमॉन्ग द पीपल, इसमें वुमन का एक काफ़ी बड़ा रोल जो है हमेशा रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज वी कैन से दैट कि यूज़ ऑफ फेमिनाइन पावर। फेमिनाइन पावर का भी हमेशा ही इस्तेमाल नेशनल मूवमेंट में हमारे लीडर्स ने करके रखा हुआ था। एंड सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसमें अगर हम लोग देख सकते हैं यूज़ ऑफ फेमिनाइन पावर में, देन ऑब्वियसली इट वाज द इमर्जेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ भारत माता। भारत माता का जो कंसेप्ट है दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट, ये भारत माता का कंसेप्ट इनिशियल लेवल पे औरोबिंदो घोष ने देके रखा हुआ था। एंड औरोबिंदो घोष के लिए फिर भारत माता की पेंटिंग निकालने का काम रफली 1904-1905 के टाइम पीरियड में अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया हुआ था। अवनींद्रनाथ टैगोर वॉज अ वेरी फेमस पेंटर बैक देन। एंड यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि जो कंसेप्ट ऑफ भारत माता है, जिसके ऊपर आज भी हमारा नेशनलिज्म चलता है, वी यूजुअली फील प्राउड टू आवर भारत माता। बट फिर ये भारत माता का जब आप नाम लेते हो तो यू हैव यूटिलाइज फेमिनाइन कंसेप्ट इन ऑर्डर टू इनकलकेट नेशनलिज्म अमॉन्ग द ऑर्डिनरी पीपल। आप सिर्फ भारत बोलोगे तो लोग इतने ज़्यादा जो है इमोशनल नहीं होंगे, बट आप भारत माता बोलोगे तो लोग डेफिनेटली इमोशनल होते हैं। एंड दैट्स वी कैन से कि फेमिनाइन पावर का इस्तेमाल आपने करके रखा था नेशनल मूवमेंट में। एंड दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द वुमन ना इन आवर कंट्री, कि नॉट ओनली दे सेट प्रेसिडेंट, दे हैव ऑल्सो बिकम अ फेमिनाइन पावर बिहाइंड द एंटायर नेशनल मूवमेंट, वी कैन से दैट। फर्दर पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं देन ऑब्वियसली हम लोगों को वुमन का एक काफ़ी बड़ा मास पार्टिसिपेशन जो है ये भी नेशनल मूवमेंट में दिखाई देता है। मास पार्टिसिपेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो अर्लीस्ट लेवल का मास पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमन कैन बी विटनेस्ड इन स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905 वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट टाइम पीरियड जहाँ पे हम लोगों को मास पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमन जो है दिखाई दिया है। बट फिर धीरे धीरे करके वुमन का पार्टिसिपेशन बढ़ता गया ना। 1920 में यही पार्टिसिपेशन अर्बन एज वेल एज रूरल एरिया में गया। 1930 आते आते जैसे धरासना सॉल्ट सत्याग्रह है तो वुमन वेयर इन द लीडरशिप पोजीशन। एंड वैसे ही 1942 आते आते अरुणा असफ अली बिकेम द चेयरपर्सन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो नेशनल लेवल की लीडरशिप तक आपको वुमन को दिखाई देगी। तो मतलब वुमन जो है दे नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूटेड in gaining or in giving the strength to the national movement, but they have also led the national movement. And that's why mass participation भी काफ़ी significant होता है. As the multiple historians have concluded, if you bring a man to the national movement, you are just bringing a man. But if you are bringing a woman into the national movement, you are bringing the entire family into the national movement. And that's why ये भी एक woman contribution हम लोगों को national movement में दिखाई देता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वुमन हैव प्रोवाइडेड इवन पॉलिटिकल लीडरशिप। पॉलिटिकल लीडरशिप तक हम लोगों को जो है वुमन की ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट दिखाई देती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट इज 1917 का कैलकाटा सेशन। एंड 1917 के कैलकाटा सेशन में इट वाज एनी बेजेंट who became the first leader of the Indian National Congress or first woman chairperson of the Indian National Congress. Similarly हम लोग बात कर सकते हैं कि 1925 का कानपुर सेशन, 1925 का कानपुर सेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज फिर यहाँ पे फर्स्ट इंडियन वुमन लीडिंग द नेशनल मूवमेंट आपको दिखाई देंगी व्हेन सरोजिनी नायडू बिकेम द फर्स्ट वुमन टू प्रिसाइड ओवर द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सरोजिनी नायडू became the first Indian woman to chair the Indian National Congress. एनी बेजेंट आयरिश रही है एंड दैट्स उनको हम लोग बाहर का कंसिडर करते हैं। सरोजिनी नायडू ऑब्वियसली हमारी है, सरोजिनी नायडू इज़ इंडियन। बट यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि इवन पॉलिटिकल लीडरशिप में वुमन वेर एट द फोर फ्रंट। जैसा अभी हमने एग्जाम्पल देख के रखा था कि सरोजिनी नायडू इवन लीड अ मास मूवमेंट 1930 का धरासना सॉल्ट सत्याग्रह इज क्वाइट वाइटल। अगर हम लोग धरासना सॉल्ट सत्याग्रह की बात करते हैं तो मोस्ट रिसेंटली 1928 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वुमन को फ्रेंचाइजी दे दी। मतलब वुमन गॉट राइट टू वोट। एंड वुमन को फ्रेंचाइजी जैसे ही मिली, अमेरिका का जो राइट विंग पॉपुलेशन है, अमेरिका के जो बेसिकली वाइट सुप्रीमस लोग हैं, उनका कहना था कि भाई ऐसे कैसे, व्हाट काइंड ऑफ द वर्क कैन वुमन डू, वुमन कोई काम कर ही नहीं सकती है। एंड दैट्स वाई फिर सरोजिनी नायडू का जब धरासना सॉल्ट सत्याग्रह हुआ 1930 में,
तो अमेरिका के रिपोर्टर तक वहाँ पे आए एंड इन्होंने दिखाया अमेरिका के लोगों को, सी अ वुमन इज़ लीडिंग अ क्राउड ऑफ लैक्स ऑफ पीपल इन अ कंट्री जिसको आप बैकवर्ड कंसिडर करते हो, दैट इज़ इंडिया। एंड अगर वहाँ पे ये कंडीशन है तो आपको बेसिकली फिर शर्म आनी चाहिए कि फॉरवर्ड कंट्री में रह के आप वुमन को जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हो, जबकि इंडिया जो है अपनी कंट्री में वुमन लीडरशिप अब एक्सेप्ट कर रहा है। एंड दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द वुमन। सरोजिनी नायडू ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया ऑन द ओवरसीज कंट्री। जब ओवरसीज कंट्री की बात आती है तो ऑब्वियसली कांग्रेस के लिए शी एक्टेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर, बिकॉज उन्होंने वो मूवमेंट लीड की, उन्होंने लोगों को दिखाया कि धीरे धीरे करके वुमन लीडरशिप इज समथिंग दैट इज कमिंग एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर वुमन लीडरशिप। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप जो वुमन ने प्रोवाइड करके रखी हुई थी ये भी हमेशा सिग्निफिकेंट ही मानी जाती है। पॉलिटिकल लीडरशिप के अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, पॉइंट नंबर 4, तो ऑब्वियसली वुमन जो है हम लोगों को फिर सोशल लीडरशिप में भी तो दिखाई देती है। एंड जब हम लोग सोशल लीडरशिप की बात करते हैं तो हमारे पास फिर बहुत सारे एग्जाम्पल जो है दिखाई देते हैं। अगर हम लोग सोशल लीडरशिप की बात करते हैं तो हमारे पास जो है फिर रमाबाई रानडे इज़ देयर आफ्टर फिर हमारे पास पंडिता रमाबाई इज़ देयर, एंड देयर आफ्टर अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास वन मोर ब्यूटीफुल एग्जाम्पल इज़ देयर, दैट इज़ सावित्रीबाई फुले, जिनको इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर भी कहा जाता है। She became the teacher in 1851 when her husband, that is Mahatma Jyotiba Phule, started a separate school for the depressed classes girl in our country. But फिर ये सारी ही लीडरशिप काफ़ी सिग्निफिकेंट रही है ना। रमाबाई रानडे की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने अपने हस्बैंड का जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस टू बी प्रिसाइज, जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा था, उसको जो है इवन आफ्टर हिज डेथ कंटिन्यू रखा। वैसे ही पंडिता रमाबाई की बात करें तो हिंदू रिलीजन के जितने प्रॉब्लम हैं इनको हाईलाइट करने का काम इन्होंने करके रखा हुआ था। एंड बट ऑब्वियसली वी कैन से टुवर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ शी हैड बेसिकली बिकम मोर क्लोजर टू द क्रिश्चियनिटी। बट फिर ये इंडिया की सोशल लीडरशिप रही है ना, ये वो वाली वुमन रही है जिन्होंने वुमन अपलिफ्टमेंट के लिए ग्राउंड लेवल पे काम किया, जिन्होंने इंडिया के सोशल इश्यूज़ रिलेटेड टू वुमन हाईलाइट किए एंड उसके खिलाफ जो है स्ट्रगल एट अ विलेज लेवल या फिर एट अ लोकल लेवल देने का काम करके रखा हुआ था। And that's why we can say that कि women were involved not only in the political activity during the national movement. National movement मतलब सिर्फ political activity तो नहीं होती है ना, you need to have social activity also, and that's why women were involved even in the social activity. But यही तक नहीं, women had also shown unparalleled heroism in the Indian national movement. एंड ये अनपैरेलल हीरोइज्म हमको कहाँ पे दिखाई देता है, तो हम लोगों को रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में दिखाई देता है। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी या फिर इवन रेवोल्यूशनरी लीडरशिप में वुमेन वेयर एट द फोर फ्रंट। एंड हमारे पास कितने सारे एग्जाम्पल है, बट दो ग्लेयरिंग एग्जाम्पल हमारे पास अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट नाम अगर किसी का रहेगा देन ऑब्वियसली इट वॉज प्रीतिलता वड्डेदार। प्रीतिलता वड्डेदार वॉज अ फीमेल रेवोल्यूशनरी लीडर एसोसिएटेड विद इंडियन नेशनल आर्मी ऑफ सूर्या सेन। एंड इंडियन नेशनल आर्मी को एफिलिएट होने के साथ इन्होंने पहाड़तली क्लब जो है विच वॉज फेमस बैक देन फॉर शोविंग द साइन की डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, इसके ऊपर डेयरिंग रेड करके रखा हुआ था ताकि हम लोग सिर्फ अंदर ही ना जाए, अंदर जाके रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी भी कैरी आउट कर पाए। ऑब्वियसली व्हेन शी वाज अबाउट टू गेट कॉट शी कमिटेड सुसाइड, बट दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ द एक्टिविटी यू कैन से दैट ना, कि अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं लगेंगे एंड अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है हम लोग रेवोल्यूशन कैरी आउट करके रहेंगे। बट परहैप्स वन मोर फेमस एग्जाम्पल हम लोग जो यहाँ पे ले सकते हैं, इट इज़ ऑब्वियसली वी नीड टू हाईलाइट कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी सहगल को आप लक्ष्मी स्वामीनाथन के नाम से भी जानते हो। लक्ष्मी स्वामीनाथन जो है ये उनका ओरिजिनल नेम है, सहगल आफ्टर द मैरिज वाला नेम रहा है। कैप्टन लक्ष्मी सहगल की बात करें तो झांसी की रानी ब्रिगेड जो सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी की रही है, वो झांसी की रानी ब्रिगेड की शी वॉज द चीफ। एंड इन्होंने भी ड्यूरिंग द इम्फाल कैंपेन काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रगल जो है दे के रखा हुआ था। तो इवन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में आपको वुमन का काफ़ी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन दिखाई देगा। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में दे वर नॉट ओनली द ऑर्डिनरी कार्यकर्ता, वी कैन से दैट दे हैड लेड द रेवोल्यूशन फ्रॉम द फ्रंट। एंड प्रीतिलता वड्डेदार एज वेल एज कैप्टन लक्ष्मी सहगल, यू कैन से दे आर द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल इन दैट रिगार्ड दैट वी आर हैविंग। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो वुमन हम लोगों को हमेशा से ही ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द नेशनल मूवमेंट वी कैन से दैट एज अ फंडर भी नज़र आई है। तो दे हैव बेसिकली फंडेड और दे हैव बेसिकली फंडेड ही लिखेंगे नेशनल मूवमेंट।
बहुत जगह पे हम लोगों को ऐसे एग्जाम्पल तक दिखाई देते हैं कि वुमेन ने नेशनल मूवमेंट को फंड करके रखा हुआ है। एंड वुमेन ने अगर नेशनल मूवमेंट को फंड करके रखा है तो ये भी एक काफ़ी प्राउड की बात है ना। जैसे दो एग्जाम्पल वी कैन हाईलाइट ओवर हियर। जब 1920 में महात्मा गांधी वांटेड टू स्टार्ट हिज नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, तो एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम उन्होंने प्रिसाइजली 1 अगस्त 1920 को तिलक स्वराज फंड लॉन्च किया था। ये तिलक स्वराज फंड वॉज सपोज टू बी ऑफ दी 1 करोड़ रुपीज़। एंड ये 1 करोड़ रुपीज़ के फंड में फिर मल्टीपल वुमन ने अपने गहने तक पार्टीदार डोनेट करके रखे हुए थे। बहुत सारे वुमन ने अपने गहने डोनेट किए, लाइफ टाइम सेविंग डोनेट करके रखी हुई थी। एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ द ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन दैट वॉज गिवन बाय वुमन, ये तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ का जो अमाउंट है वो जमा भी हो गया था। नेशनल मूवमेंट रिक्वायर्स फंडिंग। नेशनल मूवमेंट में फंडिंग के बिना पॉलिटिक्स खेलोगे कैसे? तो पॉलिटिक्स है तभी तो नेशनल मूवमेंट आपका आगे चल रहा है। एंड दैट्स वाई ये जो फंडिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट वाला एंगल है वो भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो है माना जाता है। वन मोर एस्पेक्ट अगर हम देखें तो 1942 से लेके 1944 के बीच में द सुभाष चंद्र बोस started his Indian campaign with his Indian National Army। तो at that period of the time also सुभाष चंद्र बोस का एक काफ़ी फेमस स्टेटमेंट रहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी द ब्लड आई शॉल गिव यू द फ्रीडम। एंड ऑब्वियसली उनके ये पुकार के ऊपर बहुत सारे वुमेन ने उनको फंडिंग करके रखी हुई थी। अगेन सेम मोडस ऑपरेंडी वुड बी अडॉप्टेड ओवर हियर। सेम मोडस ऑपरेंडी मतलब वुमन आर गोइंग टू सेल ऑफ देयर यू कैन से दैट ज्वेलरी इन ऑर्डर टू गिव द फंड, या फिर वुमन ने अपनी लाइफ टाइम सेविंग जो है डायरेक्टली फंड विच वॉज स्पॉन्सर्ड बाय सुभाष चंद्र बोस वहाँ पे देके रखा हुआ था। तो इवन वुमन जो है आपको दिखाई देगा कि नेशनल मूवमेंट में एज अ फंडर भी रही है। एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन से, एज आई टोल्ड यू कि 7 to 10 पॉइंट हम लोगों को जो है ये बेसिकली वुमन अपलिफ्टमेंट के देखने हैं, या फिर वुमन रोल प्रिसाइजली जो इसके देखने हैं। एंड फिर ये सारी चीज़ें जो है ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट मानी जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, तो वुमन का बेसिकली रोल जो है एजुकेशन में भी रहा है, वुमन का रोल जो है टेक्नोलॉजिकल एनहेंसमेंट में भी रहा है। उसके भी कुछ पॉइंट जो है वी कैन बेसिकली सी। जैसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी कैन टॉक अबाउट ओवर हियर कि वुमन हैड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर इन आवर कंट्री। वुमन जो है बेसिकली साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने में भी काफ़ी फोरफ्रंट पे रही है। साइंटिफिक टेम्पर इंडिया में होना चाहिए ना। कब तक आप धर्म के होल्ड के अंडर रहोगे? रिलीजन एंड आफ्टर साइंस कैन नेवर गो टुगेदर, ये वेरी वेल एक्सेप्टेड फैक्टर रहा है। भले बहुत सारे लोग इसके लिए ट्राई तो करते हैं कि दोनों का कहीं ना कहीं तो अमेलगमेशन करें, बट फिर कभी ना कभी तो आपके सोसाइटी का वो इवोल्यूशन होना चाहिए ना, फ्रॉम द रिलीजन टू द साइंस। एंड ये इवोल्यूशन में भी हम लोगों को वुमन का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है। जैसे वी कैन टॉक अबाउट आनंदीबाई जोशी, हु इज़ द फर्स्ट मेडिकल ग्रेजुएट ऑफ आवर कंट्री और फर्स्ट फीमेल मेडिकल ग्रेजुएट ऑफ आवर कंट्री। वैसे यू कैन टॉक अबाउट कादम्बिनी गांगुली, हु इज़ द फर्स्ट ग्रेजुएट वुमन ऑफ आवर कंट्री। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फीमेल 1850 से लेके 1880s तक ऑब्वियसली धीरे धीरे करके इंडिया में जो है वुमन के मल्टीपल राइट्स हाईलाइट होने चाहिए। चलिए, राइट टू एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, या फिर राइट टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर हो सकता है, कुछ फेमिनाइन राइट हो सकते हैं जैसे सैनिटरी कंडीशंस के ऊपर के डिबेट हो सकते हैं, कॉन्जुगल राइट, रखमाबाई केस काफ़ी फेमस हुआ इसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों को धीरे धीरे अब इंडिया में डेवलप्ड होती हुई दिखाई दी है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो दिस इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द वुमन वी आर टॉकिंग अबाउट। ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे नाम इसमें मिस कर दिए होंगे, डू राइट अबाउट दोज नेम इन द यू कैन से दैट कमेंट बॉक्स। आई डेफिनेटली लुक इनटू इट एंड आई ट्राई टू मेक सर्टन अदर वीडियो ऑन देम ऑल्सो। बट ये इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होने के बावजूद वुमन जो है दे हैव बीन इनविजिबलाइज्ड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम मॉडर्न इंडिया टेक्स्ट बुक। एंड फिर मेन स्ट्रीम मॉडर्न इंडिया टेक्स्ट बुक में वुमन का नाम क्यों नहीं है, ये भी तो हम लोगों को देखना पड़ेगा ना, कि वाई वुमन का रोल इज़ ऑफन बिन साइडलाइन। एंड ये जब हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को अगेन आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री के ऊपर ही जाना पड़ता है। आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री मतलब इतिहास लिखने का भी तो एक तरीका होता है ना। इतिहास कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकता। जैसे फाउंडिंग फादर ऑफ द हिस्ट्री दैट इज़ हेरोडोटस का ही कहना है कि यू नीड टू कैरी आउट इंक्वायरी फ्रॉम द वर्जन्स ऑफ द हिस्ट्री दैट यू आर गेटिंग। अगर आप इंक्वायरी कैरी आउट कर रहे हो देन ऑब्वियसली यू आर अ ट्रू हिस्टोरियन। एंड अगर आप इंक्वायरी कैरी आउट नहीं कर रहे हो देन यू आर नॉट अ ट्रू हिस्टोरियन एट ऑल, देन यू आर सब्सक्राइबिंग टू द वन पर्टिकुलर मॉडल दैट इज़ देयर ऑफ द हिस्ट्री। एंड दैट्स वाई जब हम लोग ये इंक्वायरी कैरी आउट करते हैं तो हमको फिर पता चलता है कि इतिहास आज के टाइम पीरियड में जो है दो सेपरेट सेक्शन में जो ब्रांड किया जाता है। एक राइट विंग हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री को बाय एंड लार्ज जो आप नेशनलिस्ट हिस्ट्री बोलते हो इंडिया में,
एंड देयर आफ्टर फिर एक लेफ्ट विंग हिस्ट्री इंडिया में आपको दिखाई देगी। एंड लेफ्ट विंग हिस्ट्री की जब हम लोग बात करते हैं देन ऑब्वियसली मार्क्सिस्ट हिस्ट्री जो है वो अवेलेबल है। तो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री एंड देयर आफ्टर फिर नेशनलिस्ट हिस्ट्री, ऐसे दो ट्रेंड जो है हम लोगों को फिर इंडिया में दिखाई देंगे। तो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री एंड देयर आफ्टर फिर यू कैन से दैट कि दूसरा जो है दैट इज़ नेशनलिस्ट हिस्ट्री, दोनों के ऊपर जो आपका अच्छा खासा जो है बात करना पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट मार्क्सिस्ट हिस्ट्री फर्स्ट। एंड मार्क्सिस्ट हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इनके कुछ फेमस ऑथर रहे हैं जैसे बिपान चंद्रा, आपने इनका नाम सुना भी होगा कि बिपान चंद्रा इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जिन्होंने इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर बहुत सारा लिटरेचर लिख के रखा हुआ है। बट फिर बिपान चंद्रा की जगह पे हम लोग कोई और हिस्टोरियंस के भी नाम ले सकते हैं, जैसे सुमित सरकार का नाम जो आप यहाँ पे ले सकते हो। बट फिर ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने इनिशियल टाइम पीरियड पे सिंस दे वर स्पॉन्सर्ड बाय द कांग्रेस रूल गवर्नमेंट वी कैन से दैट हमेशा से ही इंडियन नेशनल मूवमेंट का ग्लोरिफिकेशन ही किया है। एंड जब इंडियन नेशनल मूवमेंट का आप ग्लोरिफिकेशन करते हो तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के ग्लोरिफिकेशन के वजह से होता क्या है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का ग्लोरिफिकेशन करना मतलब इनके लीडर का ग्लोरिफिकेशन करना। आपने तिलक का ग्लोरिफिकेशन कैरी आउट किया, आपने गांधी को महात्मा बनाने की भी कोशिश की, बट फिर ये दोनों ही एस्पेक्ट में प्रॉब्लम हो गए ना। अगर हम लोग तिलक एंड देयर आफ्टर गांधी जी के सोशल व्यू देखते हैं तो ये सोशल व्यू कभी भी वुमन के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। जैसे गांधी जी ने बहुत जगह पे कह के रखा है कि वुमन जो है दे हैव टू बी कन्फाइंड एट द होम इन द इनिशियल लेवल। देयर आफ्टर तिलक की अगर हम लोग बात करें तो तिलक के सोशल व्यूज तो बहुत ही ज़्यादा जो है बैकवर्ड माने जाते हैं। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड कि तिलक पॉलिटिकल व्यूज वेर फॉरवर्ड बट सोशल व्यूज वेर बैकवर्ड। तिलक जी का कहना आता था हमेशा कि वुमन जो है उनका चाइल्ड मैरिज ही होना चाहिए एंड वुमन को पतिव्रता नारी बन के ही रहना चाहिए। तिलक ने रखमाबाई केस के टाइम पीरियड में वुमन के कॉन्जुगल राइट्स को अपोज करके रखा था। तिलक ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 को भी अपोज करके रखा हुआ था। एंड ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि फिर नेशनलिस्ट हिस्टोरियन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन वाई दे कुड नॉट एंटर इनटू द फील्ड ऑफ यू कैन से दैट की नेशनल मूवमेंट। ये नेशनल मूवमेंट के फील्ड में जो है यू कैन से वुमन रिलेटेड एस्पेक्ट में क्यों नहीं उतरते हैं। बिकॉज आप वहाँ पे उतरोगे देन ऑब्वियसली आपको ये लीडर के वुमन से एसोसिएटेड व्यू पॉइंट हाईलाइट करने पड़ेंगे एंड लीडर का फिर ग्लोरिफिकेशन कैरी आउट नहीं हो पाएगा ना। एंड दैट्स व्हाई इन्होंने किया क्या, नेशनल मूवमेंट जो है इसको सिर्फ पॉलिटिकल पैरेलांस में ही कन्फाइन रखा। इनका जो मेजॉरिटी ऑफ द रिसर्च होता है ये बेसिकली फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल मूवमेंट जो हुए ये पॉलिटिकल डेवलपमेंटल फील्ड में ही होता है। एंड दैट इज़ व्हाट दे टेंड टू हाईलाइट। एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट जब आप हाईलाइट करोगे देन ऑब्वियसली उसमें फिर वुमन जो है इनका रोल इन्होंने फर्दर निगलेक्ट इसी वजह से करके रखा है बिकॉज आप वहाँ पे जाओगे देन ऑब्वियसली लीडर के ऊपर जो वो क्वेश्चन होते हैं। एज यू माइट बी नोइंग कि एंटायर नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री गांधी एंड आफ्टर तिलक के आजू बाजू में ही हमारी बिल्ट है। एंड दैट्स वाई फिर वुमन रिलेटेड एस्पेक्ट जो ये हमेशा निगलेक्ट करेंगे इन ऑर्डर टू सेव देयर ओन लीडर, जिनके वुमन से एसोसिएटेड जो व्यू पॉइंट है ये हमेशा ही बैकवर्ड माने जाते हैं। अब आप बस गूगल पे सर्च आउट करके यहाँ पे बेसिकली बोलना मत कि नहीं सर गांधी एंड तिलक जो वुमन को पैट्रोनाइज करते थे, वो तब जब बेसिकली इनका जो है स्टेटस इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ा एंड वुमन सेक्शन से इनके ऊपर प्रेशर आना चालू हुआ कि आपको हमको जो है स्पेस देना पड़ेगा। तब जाके धीरे धीरे जो है वो पेस इन्होंने वुमन को सीड करना चालू किया, देना चालू किया। तो दिस वॉज बेसिकली द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन कि इनके रीज़न रहे हैं टू हाईलाइट only the political history and thereafter hide the woman associated aspect, because woman associated aspect मतलब इनके खुद के ही लीडर को आप क्रिटिसाइज करने जाओगे फिर, because their view as far as women were concerned were always backward। एंड अगर हम लोग दूसरी बात करते हैं तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन की जब हम लोग बात करते हैं तो मैनी नेशनलिस्ट हिस्टोरियन जो है इन्होंने भी नेशनल मूवमेंट पे इनिशियल लेवल का क्या किया था, रिसर्च कैरी आउट करके रखा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर जादूनाथ सरकार, ये तो अंग्रेज़ों के टाइम पे ही रहे हैं, बट देयर आफ्टर वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट आर.सी. मुजुमदार। इन्होंने पूरे इंडिया के हिस्ट्री के ऊपर 14 वॉल्यूम्स लिख के रखे हैं। रफली 15,000 पेजेस का इतिहास जो इन्होंने लिखा हुआ है एंड काफ़ी फैंटास्टिक हिस्टोरियन जो है आर.सी. मुजुमदार रहे हैं। इनफैक्ट राइट विंग हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है या फिर नेशनलिस्ट हिस्ट्री पढ़नी है वो भी रैशनल तरीके से, तो ऑब्वियसली आप आर.सी. मुजुमदार को डेफिनेटली एक बार पढ़ ही सकते हो। एंड अगर आप एकेडमिक्स में हो तो मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि इनका नाम कितना ज़्यादा बड़ा हमेशा माना जाता है अमॉन्ग द नेशनलिस्ट हिस्टोरियन। एंड फिर ये जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये नेशनलिस्ट हिस्टोरियन जो है ऑफन हम लोगों को दिखाई देता है कि सोशल स्फीयर में जाते ही नहीं हैं। नेशनलिस्ट हिस्टोरियन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग हिस्ट्री जो है हमेशा रिलीजियस ग्लोरिफिकेशन ही रहा है। इनमें आपको कहीं ना कहीं तो जो है रिलीजियस ग्लोरिफिकेशन दिखाई देगा।
जैसे फॉर एग्जांपल जादूनाथ सरकार जब मीडिएवल इंडिया एंड एंशंट इंडिया लिखते थे तो इन्होंने मिलिट्री हिस्ट्री के ऊपर फोकस किया एंड कैसे इन्वेडर्स ने इंडिया की औरतों के ऊपर एट्रॉसिटी की इसको हाईलाइट करके रखा हुआ है। एंड यही वाली चीज़ इन्वेरिएबली फिर मॉडर्न इंडिया में भी आ जाती है। मॉडर्न इंडिया में जब हम लोग बात करते हैं तो अगेन वो रिलीजियस ग्लोरिफिकेशन होता है। एंड जब रिलीजियस ग्लोरिफिकेशन की आप बातें करते हो तो रिलीजन जो है वो हमेशा ही इन्फीरियर को जो है, वुमन को जो है इन्फीरियर पोजीशन दे के रखता है। एंड वुमन इन्फीरियोरिटी अगर है तो वुमन इन्फीरियोरिटी के वजह से इनके ऊपर भी हमेशा लिमिटेशन आ ही जाते हैं। ये क्रिटिसिज्म हमेशा ही रहेगा ना नेशनलिस्ट या फिर राइट विंग हिस्टोरियन का, कि वो हमेशा जो है पॉलिटिकल के साथ इकोनॉमिकल एंगल के ऊपर फोकस करेंगे, पर पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंगल में भी इतिहास इज ऑलवेज रिटन इन द फेवर ऑफ द पैट्रियार्कल सोसाइटी। जहाँ पे मैट्रियार्की मैट्रिलिनियलिज्म आ जाता है तो वहाँ पे इनका रिसर्च जो है थोड़ा सा हमको कम ही दिखाई देता है। एंड दैट्स वाई बिकॉज ऑफ द रिलीजियस लिमिटेशंस वी कैन से दैट कि इवन अगर हम लोग नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस को पढ़ते हैं तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस में भी हम लोगों को एज सच कभी भी यू कैन से दैट कि वुमन एट रिलेटेड एस्पेक्ट जो है वो नहीं दिखाई देते हैं। एंड दैट इज़ इट कि जब हम लोग वुमन की बात करते हैं तो अभी इतना बड़ा रोल होने के बावजूद वुमन जो है इट हैज़ ऑलवेज बीन एन इनविजिबलाइज सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, स्पेसिफिकली इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। एंड इनविजिबलाइज्ड है मतलब इनको छुपाया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वुमन का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं था। जैसे अभी हमने देखा दिस वॉज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, इसके ऊपर मल्टीपल लिटरेचर्स हैव बीन रिटन एंड अगर आप पढ़ोगे देन यू विल रियलाइज कि विलेज से लेके नेशनल लेवल तक वुमन ने पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, एथिकल, मोरल हर एक फील्ड ऑफ द नेशनल मूवमेंट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे के रखा हुआ है। बट एज यू नो दैट हिस्ट्री इज़ ऑलवेज बायास्ड, हिस्ट्री इज़ ऑलवेज रिटन विद द पर्पज़। एंड अगर वो पर्पज़ में सेक्शन फिट नहीं आ रहा है तो आप उनके ऊपर इतिहास नहीं लिखोगे। परहैप्स एंशिएंट टाइम में भी यही हुआ, मीडिएवल टाइम में भी हुआ एंड अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न टाइम में भी आपको यही चीज़ें दिखाई देती है। एंड दैट वुड बी इट फ्रॉम माई साइड गाइज। डू लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट एंड डू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि व्हाट डू यू थिंक कि रोल ऑफ द वुमन जो है इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकते हैं कि इतना ज़्यादा हाईलाइट इंडिया में नहीं हुआ है। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइज। थैंक यू सो मच। आई विल बी स्टॉपिंग द सेशन नाउ। थैंक यू सो मच गाइज। थैंक यू।